नमस्कार दोस्तों, आज की शानदार विज्ञान क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, पुलिस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह साइंस प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम करने वाले महत्वपूर्ण विज्ञान प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि आज का हर प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार साइंस जीके सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता की इकाई है या एकदम सही, ऑप्शन एकदम सही है। अशुशक्ति शक्ति की इकाई होती है, अभी सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, या भी सही है। तो इसमें गलत विकल्प छाटना, तो सेल्सियस जो है उष्मा की इकाई दिया हुआ या गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यह विकल्प सुमेलित नहीं है। सेल्सियस वास्तव में तापमान की इकाई है, उष्मा की नहीं। बाकी विकल्पों की बात करें तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, अशुशक्ति शक्ति की परंपरागत इकाई है, और समुद्री मील जो है समुद्री एवं वायु दूरी मापने की इकाई है। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? एक समुद्री मील बराबर जो होता है वो होता है 1.852 किलोमीटर होता है। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वह पूछा केचुआ निम्न में से किस प्राणी संघ से संबंधित है। आपसे पूछा है कि केचुआ जो है निम्न में से किस प्राणी संघ से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और यह क्वेश्चन पूछा गया है अभी एनटीपीसी एग्जाम में, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए या लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एनेलिडा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, एनेलिडा संघ का है। केचुआ जो अर्थवर्म जो है वह अर्थवर्म मतलब इनकी कछुआ का शरीर खंडों में बटा होता है, इसलिए यह एनेलिडा संघ में रखा गया है। एनेलिडा शब्द लैटिन शब्द के एनुलस यानी कि अर्थ यानी कि छल्ला या रिंग से बना है। इसके शरीर पर खंड दिखाई देता है और यह वृत्ताकार तथा लंबवत पेशियों से युक्त होता है। उदाहरण के तौर पर केचुआ, जोक आदि। बाकी विकल्पों की बात करें तो आर्थ्रोपोडा जिनके पैर जोड़े वाले होते हैं, जैसे कीट, मकड़ी, केकड़ा आदि। मोलस्का की बात करें तो जिनका शरीर मुलायम और खोल से ढका होता है, जैसे घोंघा, ऑक्टोपस। और प्रोटोजोआ की बात करें तो एक कोष की सूक्ष्म जीव, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है डीएनए का पूरा नाम क्या है। आपसे पूछा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड वह आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक मटेरियल है जो सभी जीवित प्राणियों की कोशिकाओं के नाभिक में पाया जाता है। डीएनए वंशानुगत गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स होती है। यह संरचना जेम्स वाटसन और फ्रांसिस crick ने 1953 में बताई थी। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है जिसमें 3 भाग होते हैं। नाइट्रोजन बेस होते हैं ATGC यानी कि एडेनिन, थाइमिन, गुआसिन और साइटोसिन। अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह को नोबेल गैसों का समूह कहा जाता है। आपसे पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह को नोबेल गैसों का समूह कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, समूह 18 को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समूह 18 में पाए जाने वाले तत्वों को नोबेल गैस कहा जाता है। इसमें शामिल प्रमुख गैसें हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, रेडान। इनकी विशेषताएं क्या है? तो रासायनिक रूप से बहुत सक्रिय नहीं, पूर्ण बैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल होने के कारण अन्य तत्वों के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया कम करते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 जो है नोबेल गैस। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था। आपसे पूछा है कि डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रुडोल्फ डीजल ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, रुडोल्फ डीजल ने। डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने वर्ष 1892 में किया था। इसे कंप्रेशन इंजन भी कहा जाता है। चलिए प्रमुख आविष्कार एवं आविष्कारक बताते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक लिख लीजिएगा। टेलीफोन का आविष्कार, तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। टेलीविजन का आविष्कार जॉन लुगी बियर्ड ने किया था। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। तो डायनामाइट की खोज इंपॉर्टेंट है, डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड
नोबेल ने की थी। स्टीम इंजन जेम्स वाट्स ने खोज की। तो डीजल इंजन का रुडोल्फ डीजल अभी हम लोग पढ़े थे। कार्बन डाइऑक्साइड की खोज किसने की? तो CO2 की खोज जो की थी जोसेफ ब्लैक ने की थी। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। जोसेफ पिस्टल ने ऑक्सीजन की भी खोज की थी। और एक्सरे की खोज विलियम रॉटनसन ने की थी। तो ये सब पॉइंट लिख लीजिएगा, एक दो बार रिवीजन करिएगा, आपको याद हो जाएगा और यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टाइफाइड। टाइफाइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टाइफाइड एक जल जनित संक्रमण है जो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है या प्रदूषित जल या भोजन के सेवन से फैलता है। इसके प्रमुख लक्षण हैं तेज बुखार, पेट दर्द, दस्त या कब्ज, कमजोरी आदि। इससे बचने के लिए स्वच्छ पानी का सेवन और अच्छी सफाई आवश्यक है। टाइफाइड के जांच के लिए प्रमुख टेस्ट जो होता है बिडाल टेस्ट होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? आपसे पूछा है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को इंफ्रासोनिक तरंगे कहते हैं। ये तरंगे मनुष्य नहीं सुन सकता। भूकंप एवं ज्वालामुखी विस्फोट के अध्ययन को इनका उपयोग होता है। अल्ट्रासोनिक की बात करें जो ऑप्शन ए दिया हुआ है, या 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगे होती हैं। सुपरसोनिक की बात करें ध्वनि की चाल से अधिक गति से संबंधित। तो श्रव्य तरंगे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आपसे पूछा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आभासी, सीधा और छोटा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। इसका उपयोग वाहनों के पीछे देखने वाले दर्पण में किया जाता है। अवतल दर्पण जो है सेविंग मिरर में उपयोग होता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब समान आकार का होता है। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे कम कहां होता है? आपसे पूछा है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे कम कहां होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या होगा? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन के कारण भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। ध्रुवों पर जी का मान सबसे अधिक होता है। जी का औसत मान लगभग 9.8 कितना? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ध्रुवों पर यहां जी अधिक होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी शून्य होता है। पहाड़ों पर ऊंचाई बढ़ने से जी घटता है लेकिन न्यूनतम नहीं होता है। पृथ्वी का आकार चपटा गोलाब है। ऊंचाई बढ़ने पर जी घटता है, यह चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न पूछा सैन्यता की इकाई क्या है? आपसे पूछा कि सैन्यता की इकाई क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉइज। पॉइज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। POISE, पॉइज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सैन्यता द्रव के बहाव का विरोध करने का गुण है। इसकी CGS इकाई, क्या CGS इकाई पॉइज होती है। अधिक सैन्यता वाले द्रव धीरे धीरे बहते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो पास्कल जो है दाब की इकाई है, वाट शक्ति की इकाई है, कैंडेला ज्योति तीव्रता की इकाई है, जल की सैन्यता कम होती है, शहद की सैन्यता अधिक होती है। चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन सी धातु होती है? आपसे पूछा है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर कौन सी धातु होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोटेशियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है या पानी के साथ तीव्र अभिक्रिया करती है। सक्रियता श्रेणी में यह सबसे ऊपर स्थित होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? आपसे पूछा है कि ऑन्कोलॉजी किसके अध्ययन में कहते हैं, या कल भी यह प्रश्न हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो डिस्कस करते हैं उसमें इस चीज को डिस्कस किए थे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंसर का अध्ययन। कैंसर का अध्ययन इस प्रश्न का राइट
राइट आंसर हो जाएगा ऑन्कोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कैंसर का अध्ययन किया जाता है। इसमें कैंसर की पहचान, उपचार और रोकथाम शामिल है। ऑन्कोलॉजी कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर कहलाते हैं। पक्षियों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी में कहलाते हैं, ऑन्थोलॉजी में। स्तनधारियों का अध्ययन मैमोलॉजी में करते हैं और मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी में करते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, या चलिए जीके जीएस का पूछ लेते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। चलिए आपको बता देते हैं 4 फरवरी को जो है वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। कैंसर अनियंत्रित कोशिका विभाजन से होता है। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है। आपसे पूछा है कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए कैसी है आपकी तैयारी, या इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान और आवेश दोनों। कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉनों की धारा होती है। इलेक्ट्रॉनों में ऋणात्मक आवेश तथा द्रव्यमान दोनों होते हैं। जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के अध्ययन से इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी जिसे थॉमसन ने की। कैथोड किरणें ऋणात्मक आवेशित होती हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा ट्रांजिस्टर बनाने के लिए मुख्य रूप से किन तत्वों का उपयोग किया जाता है। आपसे पूछा कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए मुख्य रूप से किन तत्वों का उपयोग किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस जो आपके हैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में पूछे गए। एक भी क्वेश्चंस जो है अब मैं अपनी तरफ से नहीं डाला हूं, ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए क्वेश्चन है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन और जर्मेनियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक तत्व हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं। ट्रांजिस्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स बनाने में इसका उपयोग होता है। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग सिलिकॉन पर आधारित है। सिलिकॉन वैली का नाम सिलिकॉन पर आधारित है। सेमीकंडक्टर जो इलेक्ट्रॉनिक्स की रीढ़ होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कांच को गहरा रंग प्रदान करने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। आपसे पूछा है कि कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अभी ऊपर भी हम लोग पढ़े हैं, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। विभिन्न धातु ऑक्साइड कांच को अलग अलग रंग देते हैं। जैसे क्यूप्रस ऑक्साइड लाल रंग देता है, क्यूप्रस ऑक्साइड जो है यह लाल रंग देता है। फेरिक ऑक्साइड कौन सा रंग देता है, तो फेरिक ऑक्साइड जो पीला भूरा रंग देता है, पीला भूरा रंग देता है। और निकेल ऑक्साइड जो है हरा रंग देता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पोर्टलैंड सीमेंट के जमने की दर को धीमा करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। आपसे पूछा है कि पोर्टलैंड सीमेंट के जमने की दर को धीमा करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिप्सम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है या सीमेंट के जल्दी जमने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इससे निर्माण कार्य के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है। अभी हम लोग ऊपर डिस्कस भी किए थे, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपसे पूछा कि आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संक्रमण तत्व इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी के डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ये तत्व समानता रंगीन यौगिक होते हैं। इनमें परिवर्तनशील संयोजकता पाई जाती है। क्षार धातुएं जो हैं समूह एक, ग्रुप ए को कहते हैं। हैलोजन धातु 17 ग्रुप 17 को कहते हैं। और लैंथोनाइड जो एफ ब्लॉक तत्व है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारी जल का मुख्य उपयोग परमाणु रिएक्टर के किस रूप में होता है। आपसे पूछा कि भारी जल का मुख्य उपयोग परमाणु रिएक्टर में किस रूप में होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंदक रूप में, मंदक के रूप में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारी जल, इसका रासायनिक सूत्र भी ध्यान रखिएगा। भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वह D2O होता है, अभी पूछ लेता है। भारी जल का उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है या न्यूट्रॉन की गति को कम करते हैं। इससे नियंत्रित नाप की अपक्रिया संभव होती है। हैवी वाटर जो इसका फुल फॉर्म होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। भारत में भारी जल संयंत्र कई राज्यों में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मानव शरीर में विटामिन ए का संचय कहां होता है। आपसे पूछा है कि मानव शरीर में विटामिन ए का संचय कहां होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यकृत में। यकृत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का संचय मुख्यतः यकृत में होता है। यह दृष्टि के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसकी कमी से रतौंधी होती है।
विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। इसके अच्छे सूत्र हैं गाजर, दूध, हरी सब्जियां। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है? आपसे पूछा है कि पौधों में फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आहार यानी कि भोजन का परिवहन। फ्लोएम का जो कार्य है आहार यानी कि भोजन का परिवहन करना है, या अभी हम लोग ऊपर डिस्कस भी किए थे। फ्लोएम पौधों में भोजन का परिवहन करता है या पत्तियों में बने भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाता है। फ्लोएम जीवित कोशिकाओं से बना होता है। जल का परिवहन, तो जल का परिवहन जाइलम करता है, वो भी हम लोग पढ़े थे। अमीनो अम्ल मुख्य कार्य नहीं। ऑक्सीजन परिवहन पौधों में अलग अलग प्रक्रिया से होता है, तो जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम जो है फूड ट्रांसपोर्ट करता है। तो दोस्तों ये थे आज के खतरनाक साइंस क्वेश्चन। अगर आपका स्कोर 15 प्लस आया है तो समझ लो तैयारी सही दिशा में चली, यानी कि अगर 15 प्लस क्वेश्चन सही है आपकी तो तैयारी आपकी ठीक ठाक है, मतलब अच्छी है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से क्वेश्चन है कि परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ें किसकी बनी होती हैं? आपसे पूछा है कि परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ें जो हैं किसकी बनी होती हैं। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, आपकी तैयारी कैसी चल रही है और कितने क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं ये जरूर बताया करिए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तैयारी जारी रखो क्योंकि अगला सेट इससे भी ज्यादा फाड़ू आने वाला है। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।